सुबह सुबह रामचंद्र जी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। जब उनकी पत्नी रमा जी नाश्ता लेकर रसोई से बाहर आई तो सामने रामचंद्र जी को गिरे हुए देखकर जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या हो गया आपको रमेश? अरे वो बेटा हमेशा रमेश कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरे बाबूजी को क्या हो गया है। रमेश अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ बाहर आया और अपने पिता को नीचे गिरे देख रमेश जी जोर जोर से रोने लगा। माँ क्या हो गया बाबूजी को? दोनों माँ बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग घर के अंदर आए और रामचंद्र जी की फर्श पर गिरे देख उन्हें समझते देर न लगी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। लेकिन रामचंद्र जी तो पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए थे। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर रमा जी तो बेहोश हो गई। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और क्या न करे। उधर पिताजी की मौत की खबर और उधर माँ की बेहोशी हालत। रमेश के ऊपर तो जैसे विपत्तियाँ का पहाड़ ही टूट पड़ा। जैसे तैसे रमा को होश में लाया गया। घर में सन्नाटा पसर चुका था। सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। रमेश के घर वालों की ज़िंदगी की रफ्तार तो पहले ही बदल ही बहुत धीमी थी और अब तो हालात इतने बदतर हो चुके थे कि अपने पति रामचंद्र जी के दाह संस्कार और क्रियाकर्म के लिए भी रमा के पास पैसे नहीं थे। रमा जी ने कुछ पैसे अपने पिताजी के लिए और कुछ वहाँ के एक साहूकार से कर्ज ले लिया और क्रियाक्रम का काम पूरा किया। रात हो चुकी थी लेकिन रमा जी की आंखों में नींद की जगह अभी भी आंसुओं का दरिया बह रही थी। इधर नीम के पेड़ के नीचे बैठा उनका बेटा रमेश अपनी किस्मत और भाग्य दोनों पर रो रहा था। और इन सब के बीच अगर कोई तीसरा भी रो रहा था तो वो था उस आंगन में नीम का पेड़ जो रामचंद्र जी को अपना पिता मानता था, जिन्होंने उसे एक नया जीवन प्रदान किया था। रोते रोते न जाने कब रमेश की आंखें लग गई। जब सुबह हुई तो रमेश अभी भी उसी नीम के नीचे बैठा बैठा सो रहा था। वो कहते हैं ना, दुनिया में वक्त की मार सबको कुछ न कुछ सिखा देती है। किसी को गिर के संभलना तो किसी को अपने पैरों पर चलना। पर रमेश ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आज उसको भी वक्त कुछ सिखा देगा। उसके पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रमेश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो घर के बाहर साहूकार खड़ा था। तो रमेश साहूकार को प्रणाम करते हुए बोला, चाचा जी प्रणाम, बताइए न क्या बात हुई, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो साहूकार कहने लगा, देख बेटा रमेश, मैं जो बात करने आया हूँ वो कायदे से तो मुझे तेरी माँ से करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। पर तुम्हारे पिता के स्वर्गवासी हो जाने के बाद अब तुम ही घर के मुखिया हो और अब तुम्हें इस घर को आगे चलाना है। तुम ही इस घर के इकलौते मर्द हो। रमेश ने कहा, चाचा जी आप कुछ बात करने आए थे ना, बताइए ना क्या बात है? तो साहूकार बोला, बेटा तेरी माँ ने मेरे से तेरे पिता के क्रियाक्रम के लिए कुछ कर्ज लिया था और तेरे पिता ने भी अपने मरने से पहले कुछ कर्ज ले रखा था। तेरी माँ ने मुझसे वादा किया था कि सारा का सारा कर्ज मुझे कुछ दिनों में चुका देगी। बस मैं तो वहीं पैसे लेने आया था। रमेश ने कहा, लेकिन चाचा जी अभी तो हमारे पास पैसों के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी हम आपका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? अच्छा तो ठीक है बेटा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आज तुमने कर्ज न दिया तो तुम्हें बाद में ब्याज हर महीने देना होगा। तो रमेश ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है चाचा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका दूँ सकूँ। रमेश परेशानियों के चक्रव्यूह में अब पूरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि वो क्या करे, साहूकार के कर्ज को चुकाए या अपने घर का कर्ज चलाए। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होना था। इसीलिए रमेश ने सोच समझकर एक कठोर निर्णय ले लिया। उसने सोच ही लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई को रोक देगा और कहीं कोई ऐसा काम पकड़ेगा जिससे उसका घर का खर्च भी चल जाए और साहूकार का कर्ज भी उतर जाए। रमेश ने काम ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी और कुछ ही दिनों के बाद उसे 5,000 प्रति माह के हिसाब से दवा की दुकान में सेल बॉय का काम मिल गया। रमेश खुश था पर चिंतित भी बहुत था, क्योंकि इन पैसों से उसका गुजारा संभव नहीं था। क्योंकि अपने सिर से पिता का साया उठ जाने से अब उसे ही अपनी माँ और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब उसे ही देखनी थी। उधर परिस्थितियों भी अब उसके साथ आंख मिचोली का खेल खेल रही थी। कभी कभी घर में चावल खत्म हो जाता तो कभी आटा खत्म हो जाता, कभी बहन के स्कूल की फीस कम पड़ जाती तो कभी साहूकार के बकाए पैसे कम रह जाते। पर हर परिस्थितियों में वो एक सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों से लड़ता हुआ एक नए नए उपाय ढूंढता रहा। एक दिन उसने सोचा कि शाम को वो दुकान के बाद खाली हो जाता है, तो क्यों न इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए। क्यों न बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दे, जिससे कुछ पैसों की कमाई भी हो जाएगी। लेकिन अपने पिता की मौत की वजह से अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद ही छोड़ चुका था। इसीलिए उसे छोटी क्लास के बच्चे ही ट्यूशन के लिए मिल पाए। लेकिन फिर भी वो तकलीफ़ उठाता रहा और परेशानियां झेलता रहा। अपने बेटे को इसे ऐसे परेशान होते देख रामा भी लोगों के घरों में काम करने जाने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सालों में दोनों माँ बेटे ने मिलकर साहूकार के बकाए पैसों को चुका दिया और कुछ जमा किए पैसों से रमेश ने एक चाय की दुकान खोल डाली। अब रमेश के पास अपनी खुद की दुकान थी। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने अपने बल पर सब कुछ किया था। समय धीरे धीरे करवट बदल रहा था। अब उसके घर परिवार की स्थिति पहले से काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। सही समय आने पर रमेश ने अपनी छोटी बहन रिया की भी शादी कर दी, पर उसकी खुद की शादी अभी होनी बाकी थी। तभी एक दिन रमा जी ने कहा, बेटा रमेश, तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, अब अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है। तो देख बेटा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे मरने से पहले अपनी बहू का मुखड़ा देख लूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश बोला, माँ तुम ये जीने मरने की बातें क्यों करती हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? ऐसी बहकी बहकी बातें मत क्या कर। माँ तो रमा जी बोली, अरे बेटा, जब तेरे बाबूजी की मौत हुई थी तो मौत ने पहली उम्र नहीं देखती। अगर तू नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो अफसोस मत करना। कहते कहते रमा जी की आंखें भर आई तो रमेश माँ के आगे मजबूर हो गया और शादी के लिए राजी हो गया। तो कुछ समय बाद रमा ने रमेश की शादी रवीना नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया। रवीना जब शादी करके ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी सास रमा जी रोज़ लोगों के घरों में काम करने जाती है। तो उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पति रमेश से कहा, सुनिए जी, माँ जी ऐसे लोगों के घरों में काम करने जाती है तो अच्छा नहीं लगता। आप माँ जी को कहिए कि वो घर में रहे, क्योंकि वैसे भी अब उनकी उम्र हो चली है। रमेश ने कहा, अरे रवीना, तो मेरे अकेले ही कमाई से घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी रवीना बोली, घर खर्चा चलाने के लिए मैं आपका साथ दूंगी। माँ जी को अब लोगों के घरों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिलाई का काम आता है, आप मुझे सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं घर में ही सिलाई का धंधा शुरू कर दूंगी। ये सुनकर तो रमेश बहुत खुश हो गया और अपनी माँ रमा जी के पास जाकर बोला, माँ आज से आप काम पर नहीं जाओगी, लेकिन बेटा अगर मैं नहीं जाऊंगी
तो घर का सारा बोझ तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तभी रवीना वहाँ आ गई और बोली, नहीं माँ जी, इस घर में आपका घर घर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता। मुझे सिलाई का काम आता है, इसलिए मैं घर से ही सिलाई का धंधा शुरू कर दूंगी। ये सुनते ही रमा जी भी बहुत खुश हो गई और अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। फिर क्या था, अगले दिन ही रमेश ने सिलाई मशीन खरीद ली और रवीना ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। बहू की वजह से रमा जी के घर की स्थिति अब पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। करीब 2 साल बाद रवीना ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया और घर में खुशी का माहौल था। उत्सव मनाया जा रहा था। मोहल्ले के लोग रमा जी के घर पर दावत उड़ा रहे थे। पर आज एक बार फिर नीम के नीचे बैठा रमेश अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को महसूस कर रहा था। वो कमी कोई भी नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता श्री रामचंद्र जी की थी, जो सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष की छोटी सी आयु में रमेश को अलविदा बोलकर इस दुनिया से चले गए थे। तभी वहाँ रामा जी आई और अपने बेटे को उदास देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है? मुझे पता है आज तुम्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही है, और आए भी क्यों ना। इतनी छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जो चल गए। पर कोई बात नहीं बेटा, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो तुम्हें भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रमा जी के अपने बेटे तो चुप करा रही थी, लेकिन मन ही मन वो भी बहुत दुखी हो रही थी।